हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाना चाहूँगी। देखिए, होता क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी पूरी इकोनॉमी का जोग्राफिकली भी और इकोनॉमिकली भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर हमारे पूरे, आप कह सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये बात ये है कि जब भी कोई इकोनॉमी या कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिवाइड की जाती हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 3 सेक्टर्स में हमारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी सेक्टर का। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी एग्रीकल्चर है, फूड कल्टिवेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री देखो, चाहे आप एग्रीकल्चर देखो, चाहे आप फ्रूट्स का देखो, कल्टीवेशन वगैरह, तो ये जो है ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। ये आपके प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होने का मतलब ये हो गया कि जो फूड आपको मिला, जैसे आपको मान लीजिए वीट मिला, अब उस वीट से आप क्या करोगे, फ्लोर बनाओगे, फ्लोर से बाकी की चीज़ें बनेंगी, राइट। तो अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री जो है वो उस प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए फूड को यूटिलाइज करेगी अपने इंडस्ट्रियल आप कह सकते हो प्रॉफिट के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर। और जो टर्शरी सेक्टर आपका आता है वो कहलाता है जनरली सर्विस सेक्टर, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज या और बहुत सी, जैसे डॉक्टर्स हैं, बैंक्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आपके टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। दैट मीन्स आपको ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी इकोनॉमी, किसी भी देश की अगर कोई इकोनॉमी है तो वो 3 तरीके से काम करती है। प्राइमरी सेक्टर, जो कि उसका एग्रीकल्चर होता है, जहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्री का, जहाँ पर के उस रॉ मटेरियल से कोई ना कोई गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है। और थर्ड सेक्टर जो होता है टर्शरी सेक्टर, वो होता है सर्विस सेक्टर का। दैट मीन्स कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उनको आप यहाँ पे सप्लाई करोगे बाय द मीन्स ऑफ रिटेलर्स और बाय द मीन्स ऑफ होलसेलर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया कि आज की डेट में अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है, जैसे आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक फ्लोर का सील पैकेट, मतलब किसी कंपनी का ब्रांडेड फ्लोर भी आपके पास अगर आ रहा है, तो 3 तरीके की सर्विसेज 3 तरीके के सेक्टर्स से होते हुए आ रहे हैं, 3 स्टेजेस से आ रहा है। कैसे? पहली स्टेज एग्रीकल्चर में वो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसी वीट से सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ्लोर बना रही हैं, उसको पैकेजिंग दे रही हैं, कंपनी का अपना नाम दे रही है, ब्रांडिंग कर रही है। और टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है कि बाय द हेल्प्स ऑफ सप्लाई और बाय द हेल्प्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से वो आप तक पहुंच रहा है। यानी कि क्या समझ में आता है कि इन तीनों सेक्टर्स का हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, एज वेल एज हमारी इकोनॉमी में भी इन तीनों सेक्टर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर। अब देखिए, The word agriculture is derived from the Latin word which means ager और agri, जिसका जनरल मीनिंग होता है सॉइल एंड कल्चर, यानी कि कल्टीवेशन। ठीक है, अब मैंने आपसे जो कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। मैंने क्या कहा था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से, यानी कि नेचर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाई? आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से आपने पैदा किए, जैसे आपने एग्रीकल्चर से, मैंने आपसे कहा, वीट पैदा किया, फिशिंग से आपने यहाँ पर फिशरीज इकट्ठी करी, फिर आप क्या करेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हो
इनके माध्यम से यहाँ पर आप इन रिसोर्सेज के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चाहे आप बेकिंग ऑफ ब्रेड कर रहे हो, चाहे वीविंग ऑफ क्लोथ कर रहे हो, या फिर कुछ और यहाँ पर हो रहा हो। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। उसके बाद टर्शरी सेक्टर जो होता है वो जनरली कहा जाता है दैट इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कैसे, देखिए, जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, आप कितना ही गुड क्यों, आप कितनी ही सारे सामान को क्यों ना मैन्युफैक्चर कर लो, आप उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, जब तक कोई व्यक्ति उस सामान को बेचेगा नहीं, तब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचने वाला। जब तक बैंकिंग नहीं होगी, कैश का फ्लो नहीं होगा, तब तक आप परचेज नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग नहीं होगी। अब आप ये समझिए कि आज के डेट में अगर किसी नए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ही ना हो तो किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिलने वाली है कि आप मार्केट में ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नया आया है, राइट। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एज वेल एज टर्शियरी एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे लेके चलें, क्योंकि जब आप 9th 10th और नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो इकोनॉमी वाइज इनका पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा जब आप हायर क्लासेस की NCERTs पे जाओगे। अभी बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रीज़, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्विस सेक्टर को, तो हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाउ दे वर्क, इनका जो एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। अब एग्रीकल्चर में होता क्या है, एक फार्म सिस्टम होता है, ठीक। फार्म सिस्टम में क्या होता है जनरली, अब आप अगर कहें कि एग्रीकल्चर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो फार्मिंग कर रहा है, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर किसी फार्म सिस्टम की आप बात करोगे तो उसके इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं, यानी अपनी तरफ से आपको उस पर कुछ अप्लाई करना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है। तो उसमें आते हैं आपके सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर, ठीक है। जब तक ये सारी चीज़ें आप अप्लाई नहीं करोगे, इनपुट में नहीं दोगे, आपको आउटपुट में फूड क्रॉप कैसे मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्लफिंग भी देना है, सोइंग भी करवानी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी है, वीडिंग देना है, हार्वेस्टिंग देना है। अब मान लीजिए आपने अच्छा इरिगेशन दे दिया लेकिन आपने हार्वेस्टिंग नहीं की, तो क्या होगा, फसल ख़राब हो जाएगी, फसल लगे लगे ख़राब हो जाएगी। आपको उस फसल को, जो आपकी क्रॉप है पूरी की पूरी, उसको एक रिक्वायर्ड साइकिल के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस उस पर करने पड़ेंगे, है ना। फिर चाहे वो उसकी बुआई हो, चाहे उसकी कटाई हो, चाहे उसको सिंचाई यानी समय पे पानी देना हो, इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में होते हैं, तब जा कर के आपको इतनी सारी फूड क्रॉप मिलती है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इनपुट ताकि आप यहाँ पर फूड क्रॉप जनरेट कर सको, ठीक। उसके बाद आपको आउटपुट्स में क्या क्या मिलता है, आपको आउटपुट्स में क्रॉप्स मिलती हैं, कुछ लोग वूल का प्रोडक्शन करते हैं, कई जगह पे डेयरी और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स भी जो है वो आउटपुट में लिए जाते हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, डेयरी और पोल्ट्री में उनका इनपुट कुछ दूसरे तरीके का होगा। अब अगर आप बात करो डेयरीज और पोल्ट्रीज की, तो वहाँ पर क्या है, इट्स लाइक अ एनिमल हस्बेंड्री। आप क्या कर रहे हो, एनिमल्स को इकट्ठा करके रखा है आपने और आप उनको पाल रहे हो, जिसके थ्रू आप जो उनसे मिलने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होंगे, सच एज एग्स है, मिल्क है, उसका आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे। तो उसके लिए डेयरी और पोल्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, अगर आप एनिमल्स खरीद रहे हो, अगर आप एनिमल्स पाल रहे हो, तो आपको उनको वैसी शेडिंग बना के देना, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, पानी, चारा, उनको अच्छे तरीके का जो मतलब आप कह सकते हो पूरा ऐसा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने चारा मतलब कुछ भी उनको फूड आप प्रोवाइड करो, उनको एक ऐसा रिक्वायर्ड फूड देना पड़ेगा जिससे आपको मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, सच एज एग्स हैं या सच एज अगर आप बात करें इस वक्त मिल्क प्रोडक्ट की, तो जो भी आपके डेयरी वाले जो एनिमल्स होते हैं जो आपको मिल्क प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे गाय है, भैंसें हैं, उनके लिए भी फिर आपको अलग अलग तरीके से इनपुट देना पड़ेगा, उनकी जो फूड्स रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्म सिस्टम में बेसिकली क्या होते हैं, ढेर सारे इनपुट्स भी अप्लाई होते हैं, तब जाकर के आउटपुट में आपको क्रॉप्स, वूल या डेयरी और पोल्ट्री जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द फार्म सिस्टम।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। तो होता क्या है कि जो फार्मिंग है किसी भी एरिया में, वो डिसाइड होती है उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पे और डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर के बेसिस पे। फिर कितनी आपने लेबर अप्लाई करी और कितना आपके पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि देखिए जोग्राफिकल कंडीशन कैसे मैटर करती है। अगर कोई ज़मीन इस तरीके की है, मान लीजिए वहाँ पर पानी उतनी अच्छा नहीं पहुँच पाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है या बारिश अच्छी नहीं होती, तो अब अगर आप ये सोचें कि आप कोई ऐसी फसल लगा लें जिसमें ढेर सारे पानी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये पॉसिबल है वहाँ पर? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस ही उस चीज़ को फेवर नहीं करेंगी, तो आप वहाँ पर फार्मिंग कैसे कर पाओगे, है ना। फिर डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। अब आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें एमपी की या महाराष्ट्र साइड की, आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर राइस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। राइस का कल्टीवेशन वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर के जो लोग हैं, जो लोगों की फूड हैबिट्स हैं, उनमें राइस काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व है, तो बिना राइस के उनका खाना नहीं होने वाला। लेकिन अब अगर वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ही ना हो, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, तो क्या वहाँ के लोग इस चीज़ को हैबिटेट कर पाएंगे? नहीं। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं लॉस सफ़र करना पड़ेगा। फिर लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी भी चेंज होती है, राइट। और आज की डेट में सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर क्वालिटी बेस्ट है तो उसकी जो सेलिंग है वो भी बेस्ट लेवल की होती है, राइट। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ना सिर्फ एक आपका इनपुट डिसाइड कर रही है, बल्कि आपके जो आउटपुट है उस पर भी बहुत गहरा इफेक्ट डालती है। क्योंकि अगर आप हायर इन्वेस्टमेंट करके एक हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करोगे, इससे मान लीजिए आपने थोड़ा अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, थोड़ा अच्छी आपने कह सकते हैं खाद वगैरह का उपयोग किया है, आपने कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों का यूज़ किया जिसकी मदद से आपकी जो फूड क्रॉप है एक तो काफ़ी अच्छी रही, और बहुत जल्दी आपके पास अगर मान लीजिए थ्रेशर्स वगैरह हैं तो उनकी मदद से कटाई वगैरह बहुत जल्दी अगर हो गई, तो आप समय पे उसको फिर सेल आउट भी कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़, एक प्रॉफिटेबल फैक्टर होने का काम करती है, ठीक। अब इनके बेसिस पे आप क्या करते हो, फार्मिंग को डिवाइड करते हो दो तरीके से। एक होती है आपकी सब्सिस्टेंस, एक होती है कमर्शियल। इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले एक फैक्टर आता है यहाँ पे नया फिनोमेना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बहुत से लोगों ने सुना होगा, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट होने की कोशिश कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लोगों के बीच में इसका क्रेज़ अब बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का जो है यूज़ किया जाता है, केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं। तो जितना कम से कम केमिकल्स का आप उपयोग करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचुरल चीज़ मिलने वाली है, और उसके वजह से आपको जो कई केमिकल्स आपके लिए हार्मफुल होते हैं। हम जानते हैं कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं, हमने लास्ट उनमें भी बात करी थी चैप्टर्स में, कि फर्टिलाइज़र्स होते तो हैं कि भाई अच्छी फूड क्रॉप हो जाती है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, काफ़ी अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप जनरेट होता है, क्रॉप ख़राब नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों पर इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जो केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉडी पर भी अपना इफ़ेक्ट छोड़ते हैं, उनका कुछ ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। इसलिए आज की डेट में अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, नई नई डिसीज़ेस भी क्या हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो उसको देखते हुए जो लोग हैं अब उनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का थोड़ा सा क्रेज़ डेवलप हुआ है। और आप कह सकते हो कि ये है बहुत ही अच्छी चीज़, क्योंकि क्या है कि जितना कम केमिकल्स होंगे उतना कम यहाँ पर बीमारियों का या डिसीज़ेस का खतरा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप क्रॉप को बढ़ाओ। मतलब कि जैसे हम बात करेंगे अभी कुछ HYV सीड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं ये, ठीक है। इनके साथ क्या किया जाता है, ये जो होते हैं थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू बनाए गए होते हैं, और इनमें फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छी यील्डिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल चीज़ थी हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। और जब हम किसी नेचुरल चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, ऑल्दो तो उसने प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
क्या उसके एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर देखने को नहीं मिले? बिल्कुल मिले। साथ में एनवायरनमेंट को भी ये चीज़ इफ़ेक्ट कर गई। तो अब क्या है, अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक ऐसे तरीके की फार्मिंग को डेवलप करें जो ना सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी को अलग अलग केमिकल्स से होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट है उनसे बचाए, बल्कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको भी ये बचाते हुए चले। ठीक है, तो इसके बारे में अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमको जानकारियाँ मिलती जाएंगी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जनरली क्या होता था एक ज़माने में कि अगर किसी फार्मर की फैमिली के पास एक छोटा सा लैंड अवेलेबल है तो वो क्या करेंगे, उस लैंड पर जो भी उनकी फार्मिंग होगी वो पूरी की पूरी अपनी फैमिली की जो उनकी ज़रूरतें हैं, फूड की नीड है, उसको कंप्लीट करने में, उसको फुलफ़िल करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब क्योंकि उनको घर ही के लिए राशन अपने रिक्वायर करना है तो वो क्या करते हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उतने राशन में उनका काम हो जाएगा। उसके अलावा हाउस होल्ड लेबर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। दैट मीन्स घर ही घर के जो लोग होंगे, उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स जो होंगे वो सारे के सारे जाके वहाँ पे फार्म में काम करेंगे और उसकी वजह से बिना किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर के, बिना किसी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के वो अपने घर के लिए जो रिक्वायर्ड फूड है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इस सबसिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरीके से होती है, एक इंटेंसिव, एक प्रिमिटिव। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसमें जो फार्मर होता है इट कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। मतलब कि बहुत ही सामान्य तरीके के उनकी चीज़ों का उपयोग होता है। औजारों के नाम पर अगर आप कहो तो बहुत रेयर उनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह का ये लोग यूज़ करने वाले, और लैंड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है उसका उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाकर यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है कि ये चीज़ ऐसे क्लाइमेट में हो रही है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन है और जो फर्टाइल सॉइल है वो चीज़ ही यहाँ पर परमिट करेगी कि एक से ज़्यादा फसल हो पाएंगी या नहीं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपको ये पता है कि हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, मॉनसूनल क्लाइमेट है, यानी बारिश का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उसके अलावा साल भर बारिश होने की कोई वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट है उसमें सनशाइन ज़्यादा दिनों तक है और उसके कारण जो फर्टाइल सॉइल बन जाती है वो क्या करती है, इस बात की परमिशन देती है कि उतने लैंड मास में आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लोग आजकल क्रॉप साइकिल का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जिसको आप पढ़ोगे अभी रबी, खरीफ, जायद, जब आप आगे पढ़ोगे इनको नेक्स्ट क्लासेस में तो आपको ये पता चलेगा कि 6-6 महीने के डिफरेंस से, दैट मीन्स एक बार 6 महीना कुछ और, एक बार 6 महीना कुछ और, या आप कह लीजिए 4-4 महीने का डिफरेंस हो गया। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप को एक ही ज़मीन पर, एक ही प्लॉट पर ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है, उनको वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी मिल जाती है और साथ ही साथ में जो आपकी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर्स में बहुत अच्छे से बात करी हुई है पहले। उसके बाद राइस इज़ द मेन क्रॉप। इसके अलावा आपके पास वीट होता है, मेज़ होता है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं। इनका जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia। यानी कि एशिया का ये वाले जो रीजन्स हैं जिसमें कि हमारा इंडिया भी आता है, यहाँ पर के आपका इस तरीके का इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर नोमैडिक हर्डिंग, ये दो तरीके से इंक्लूड की जाती हैं एक्टिविटीज़ और इनका यूज़ किया जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो जनरली थिकली फॉरेस्टेड एरिया में किया जाता है, जैसे आपके अमेजोन बेसिन्स हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इसके बारे में हम 7th क्लास के NCERT में जब पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी थोड़ा सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में,
इन रीजन्स में क्या होता है कि जो भी आपके उस एरिया के पर्टिकुलर ट्राइब्स होते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मेथड है वो जनरली ट्राइबल मेथड होती है, क्योंकि जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक थिकली फॉरेस्टेड एरिया में गए, उन्होंने उतने एरिया के जंगलों को, एक पर्टिकुलर एरिया के जंगल को आग लगाई, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उसको बर्न किया। उसके बाद जब वो पूरे तरीके से जल गए, वहाँ के जो पेड़ थे वो पूरे तरीके से जब जल गए, तो वहाँ पर एशेस बच गई। उन एशेस को जब सॉइल में मिक्स किया जाता है तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और उस इंक्रीज फर्टिलिटी वाली सॉइल में वो क्या करेंगे, मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। अब फिर क्या होता है, दो बातें, एक तो हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स है, अमेजोन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैं, ये सारे क्या हैं, हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स है। तो यहाँ पर क्या होना है, जो वेजिटेशन है उसका रीजनरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो उसके कारण आप ये समझो कि एक क्विक रीजनरेशन मेथड यहाँ पर हो सकती है। इसलिए अगर उन्होंने, मान लीजिए कि ट्राइब्स ने किसी लैंड को क्लियर कर भी दिया, तो आफ्टर सम टाइम अबाउट 8 to 10 years आपको फिर से वहाँ पर उतने रीजन में अच्छे से फॉरेस्ट देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा करते क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने ज़मीन खाली कर ली है तो अब हर साल वहीं पर वो क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। जब उनको ये लगता है कि सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी छोड़ दी है ना, तो वो क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब वहाँ पर पूरे तरीके से जो एरिया है वो खाली है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन जो है फिर से ग्रो कर जाता है, ठीक। और कल्टिवेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लैंड की तरफ, दूसरे प्लॉट की तरफ मूव कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही एक और नाम होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर रीजन को आग, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के जो फॉरेस्ट है उनको आग लगा रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसकी एशेज रहती हैं उसकी मदद से वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर एक आपने बात करी है यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग्स की। नोमैडिक हर्डिंग्स जो होती हैं वो जनरली सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती हैं, जैसे सहारा है, सेंट्रल एशिया है, इंडिया का कुछ रीजन है। इंडिया के रीजन्स में कौन कौन आएगा, राजस्थान आएगा और जम्मू और कश्मीर भी आ जाएगा, क्योंकि ड्राई एरिड तो है, ये कोल्ड क्लाइमेट है बट एरिड भी है, ठीक है। तो इस तरीके की फार्मिंग में क्या होता है कि जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने एनिमल्स को लेकर के जाते हैं फॉडर और वाटर के लिए, ठीक है। और इस टाइप के मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स के टराइन रीजन्स में। मतलब आप ये समझो कि किसी रीजन में कोई हर्ड्समैन, जो कि जैसे आप कहते हैं पशु, ढेर सारे जो जानवर होते हैं जैसे कैमल्स हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, है ना, उनको जो पालने वाले होते हैं उनको हर्ड्समैन का नाम दिया गया यहाँ पे। तो हर्ड्समैन जो होते हैं वो फिर उस एरिया को देखते हुए अपने एनिमल्स को लेकर के एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट करते रहते हैं। और इसकी मदद से क्या होता है कि उनके जो मिल्क, मीट, वूल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको कह सकते हैं आप सेल आउट करते हैं, है ना। तो इसके कारण ये जो मतलब एक नोमैडिक हर्डिंग्स है ये बेसिकली रिलेटेड टू एनिमल्स है। यहाँ पर पूरा जो भी बात की जा रही है वो एनिमल्स के मूवमेंट की बात की जा रही है। जबकि अभी हम स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होता है आपका, वो क्या करता है, वो ये बताता है कि पीपल एक जगह, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और अलग अलग लैंड मास का उपयोग करते हैं खेती करने के लिए, ठीक है। जबकि नोमैडिक हर्डिंग्स में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होता है वो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि वो अपने एनिमल्स को फॉडर और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करवा सकें। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हर्डिंग्स। अब हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा है कमर्शियल फार्मिंग, दैट मीन्स कि जो क्रॉप्स आप उगाएंगे या जो भी एनिमल्स आप पाल रहे हैं उनको आप मार्केट में सेल आउट कर दो, ठीक है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। अब क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर सारा कुछ ट्रेडिंग होना है, तो ट्रेडिंग एरिया में क्या होगा, जितनी भी फार्मिंग होगी वो पूरी की पूरी कमर्शियल होने वाली है, राइट। एंड इन द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। व्हीट एंड मेज आर कॉमनली यूज्ड एज द कमर्शियल क्रॉप्स। मतलब आप ये समझो होता क्या है
कि जैसे कोई बड़ा सा लैंड मास वाला एरिया है, ठीक है। अब क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अमाउंट ऑफ लैंड मास लिया होगा और उसमें उन्होंने उसका यूज़ करना है, तो वहाँ पर वो कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है। उसको ग्रो करने के बाद मान लीजिए उनके पास फॉर एन एग्जांपल ग्रो हुआ समथिंग अबाउट 1000 क्विंटल, राइट। उनकी रिक्वायरमेंट हुई है यहाँ पे 1000 क्विंटल के करीब उनका जो था पूरा का पूरा उस लैंड मास में क्रॉप्स जो थी, जैसे मान लीजिए वीट था, तो 1000 क्विंटल के अबाउट जहाँ पर वीट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब उनकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है फॉर एनुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट है 2 क्विंटल की, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उस 2 क्विंटल को इस 1000 क्विंटल में से अलग भी कर लिया। उसके बाद उनके पास बहुत अमाउंट ऑफ जो क्रॉप्स थी वो बच गई, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको ले जाके मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक। और उसकी मदद से ना सिर्फ इनका यहाँ पर फूड का एक कह सकते हैं आप, उनकी जो स्टेपल डाइट का एक पार्ट है जिसमें कि वीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो तो यहाँ पर उनको मिल गया। उसके अलावा इसको बेचने से जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ उसकी मदद से उनके बाकी के काम भी पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको काफ़ी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर डीलिंग होती है, लैंड भी बहुत बड़ा होता है, कैपिटल भी बहुत बड़ा होता है, ठीक। उसी तरीके से एनिमल्स हैं। एनिमल्स जनरली क्या होता था पुराने ज़माने की, आप देखेंगे अभी भी कई जगह पर, जैसे लोग गाय वगैरह की अगर आप बात करो कि काउस या इन्होंने ऐसे कुछ एनिमल्स रखे जो दूध देते हैं, जिनके डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, राइट। तो लोग अपनी गाय जो थे वो नहीं बेचा करते थे, क्यों? क्योंकि जो गाय का दूध उनको मिलता है, उसका यूज़ ना सिर्फ उनके आप कह सकते हैं ट्रेडिंग वाइज होता है, बल्कि उसी गाय के दूध से उनकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल जाता है ना। तो उसके मदद से आप कह सकते हो कि उस ज़माने में भी ये चीज़ देखने को मिलती थी कि लोग इतनी जल्दी उसको सेल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, तो उसमें वीट और मेज का जो है कॉमन कमर्शियल ग्रेन्स ये रहते हैं। और इसके अलावा जो मेजर एरियाज़ हैं अगर हम इनकी बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, और फिर यूरोप है, एशिया है, इनके भी जो रीजन्स हैं यहाँ पर भी कमर्शियल फार्मिंग जो है होती रहती है, ठीक है। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स एंड सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उसके कारण एक ही सीज़न में यहाँ पर सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो कर पाती है, राइट। तो यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग में इनके जो एरियाज़ हैं, लैंड मास भले ही बहुत बड़े बड़े होंगे, काफ़ी लंबे लंबे स्प्रेडिंग्स होंगी इनकी लैंड की, काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये कल्टीवेशन कर रहे हों, मगर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, सीज़न में आ गई। क्यों? क्योंकि अब वहाँ का क्लाइमेट ही इतना सपोर्टिव नहीं है कि आप एक से ज़्यादा क्रॉप उगा सको, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, राइट। तो कमर्शियल फार्मिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। फिर एक फार्मूला होता है मिक्स्ड फार्मिंग का, जिसमें लैंड जो होती है वो सिर्फ ग्रोइंग फूड के साथ साथ फॉडर क्रॉप्स भी और रियरिंग लाइफ स्टॉक, इन तीनों कामों के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। मतलब कि उसी ज़मीन पर आपकी खेती भी हो रही है, कुछ एरिया में आप अपने फॉडर क्रॉप्स को भी यहाँ पे ग्रो करोगे, और आपका जो लाइफ स्टॉक है उसको भी आप रखोगे। सो दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन रीजन्स में यहाँ पर आपकी मिक्स्ड फार्मिंग होती रहती है। इसके बाद एक मेथड होती है प्लांटेशंस की। सो प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर क्रीम, केश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। मतलब कि क्या हो रहा है, कैसी कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें कि आप प्लांटेशन मेथड का यूज़ कर रहे हो और आप सिंगल क्रॉप्स जो हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनको आप ग्रो करते हो, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल जो है इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज। अब देखिए जनरली क्या है, टी है, अगर टी या कॉफ़ी का कल्टिवेशन हो रहा है तो कई बार तो इनका जो यूटिलाइजेशन है वो वहीं पे हो जाता है, या तो उन्हीं के जो फार्म एरियाज़ होते हैं उसी में वहाँ पर उनकी आगे की प्रोसेस हो जाती है, या फिर नियर बाय फैक्ट्रीज़ में उनको भेजा जाता है, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। अब क्या है कि इन रीजन्स में आपको भी मालूम है कि हर जगह पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, राइट।
टी के लिए या कॉफ़ी के लिए जो रिक्वायर्ड क्लाइमेट है वो हर जगह पे आपको अवेलेबल नहीं है। सो उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जब आपको उसका ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसी बारे में बात की गई है। और जो मेजर प्लांटेशंस होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अदर एरियाज़ के जो क्लाइमेट है आपके वो उतना सपोर्टिव नहीं होते। अब जैसे आप बात करो रबर की, सो रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, और इंडिया में क्या, इंडिया में चाय और श्रीलंका में भी। तो ये जो हैं आपके मेजर प्लांटेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखी गई हैं कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं राइस की। तो राइस जो है एक तो स्टेपल डाइट में आता है। स्टेपल डाइट कहाँ कहाँ की, तो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की स्टेपल डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा राइस के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट है, तभी ये जा कर के अच्छे से ग्रो करेगा। फिर एक स्पेशल टाइप की सॉइल होती है एलुवियल क्ले सॉइल, राइट। तो इसी में ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्यों, क्योंकि एलुवियल क्ले सॉइल क्या करेगी, वाटर को रिटेन करके रखेगी, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। और प्रोडक्शन ऑफ राइस की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पीछे पीछे इंडिया, देन जापान, श्रीलंका और इजिप्ट, ठीक। सो दिस इज़ अबाउट ऑल राइस। अब हम बात करते हैं वीट के बारे में। सो वीट क्या है, वीट का जो ऐसी कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है, बट हाँ उसको मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और रेनफॉल उसके ग्रोइंग सीजन में उसको चाहिए, राइट। तो उसका जो ग्रोइंग सीजन है उसमें उसको रेनफॉल चाहिए और फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसको ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये जो होती हैं ये जनरली वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में, मतलब ऐसी सॉइल्स जहाँ पर के पानी का जो ड्रेनेज है वो काफ़ी बेटर हो, वहाँ पे होने वाली हैं। एंड वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया में जो है ये वीट की जो फसल है हमारी, ये विंटर सीजन में यहाँ पर के की जाती है, पूरी की पूरी हार्वेस्ट की जाती है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे मिलेट्स की। तो मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। मिलेट्स जो होते हैं वो लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में भी आप जो है ग्रो कर सक रहे हैं। उसके अलावा एक हार्डी क्रॉप है दैट नीड्स लो रेनफॉल, कम रेनफॉल में मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो कर जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे आप बात करोगे ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। ज्वार, बाजरा और रागी जो है इंडिया में ग्रो किए जाते हैं काफ़ी अच्छे से, और अदर कंट्रीज़ जो हैं उसमें आती हैं आपकी नाइजीरिया, चाइना और नाइगर, ठीक। इसके साथ साथ फिर आपकी नेक्स्ट क्रॉप आती है मेज़। सो मेज़ रिक्वायर्स अ मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अ लॉट्स ऑफ सनशाइन, मतलब कि रेनफॉल भी चाहिए, टेम्परेचर भी कैसा हो, मॉडरेट हो, और साथ में ढेर सारी सनशाइन उसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इट नीड्स अ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, एक ऐसी सॉइल की ज़रूरत है जो कि वेल ड्रेन्ड हो और फर्टाइल भी हो। मेज़ जनरली नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा कॉटन, अब कॉटन की आप बात करें सो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। क्यों, क्योंकि अगर एक बार कॉटन में फ्रॉस्ट लग गई, कॉटन की जो कल्टीवेशन हो रही है उसमें फ्रॉस्ट लग गई तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ये ब्लैक एलुवियल, एक तो काली और दूसरा एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, उसमें ये ग्रो करता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान जो हैं, इनके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन है। और कॉटन के बारे में जो बात एक हमको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कॉटन की वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है बूस्ट होता है, राइट। सो कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल सप्लाई टू अवर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। दैट मीन्स कि अगर कॉटन की जो आपकी पूरी की पूरी क्रॉप हो रही है वो गलती से भी अगर डिस्टर्ब हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इसका रिजल्ट भुगतना पड़ सकता है। तो कॉटन का जो रोल है इसलिए भी थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर जूट की बात अगर हम करें, सो जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन द एलुवियल सॉइल एंड इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर एंड अ हेवी रेनफॉल
विद अ ह्यूमिड क्लाइमेट। तो थोड़ा सा जो कंडीशंस है इसकी कैसी हो रही हैं, कहीं ना कहीं राइस लाइक कंडीशंस में ये हो रहा है। उसके साथ साथ फिर से वही बात कि ट्रॉपिकल एरियाज में ये ग्रो करता है, ठीक है। तो राइस के साथ जैसे राइस में होता है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। और इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट हैं। इसके बाद कॉफ़ी। सो कॉफ़ी रिक्वायर्स अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट इन अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसको एक ऐसी सॉइल की ज़रूरत है जो कि काफ़ी वेल ड्रेन्ड हो, राइट। उसके बाद हिल स्लोप्स जो होते हैं वो कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। एंड ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलम्बिया एंड इंडिया। सो इंडिया में भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा टी is a beverage crop grown on the plantations. This requires a cool climate and a well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. अब देखिए आप इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप उनको पढ़ें और इसके बाद आप इस बात का अंदाज़ा खुद भी लगाएं कि आपने भी कुछ कुछ एरियाज़ के क्लाइमेट्स जैसे आप जानते हैं, राइट। अब जैसे टी के लिए क्लाइमेट रिक्वायर्ड है, किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए आपको, एक कूल क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होना चाहिए, है ना। तो अब आप खुद एक लॉजिक लगाइए कि कूल क्लाइमेट आपको कहाँ के रीजन्स में मिलेगा, माउंटेन या हिली रीजन्स में मिलने वाला है, ठीक। उसके साथ साथ एक ऐसा रीजन जहाँ पे हायर रेनफॉल हो। तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो एक ऐसा रीजन है जो कि इनकम जो आपका साउथ वेस्ट मानसून जो होता है उसके साथ साथ क्या करता है, रिट्रीटिंग मानसून से भी रेन को रिसीव करता है, राइट। सो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर मानसून काफ़ी अच्छा होता है, राइट। दैट मीन्स रेनफॉल काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लॉजिक से अगर आप चलो तो आपको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में आपका जो टी का प्लांटेशन है असम जैसे एरियाज़ में काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि क्लाइमेट और इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको फिर ये भी मालूम है कि आपकी खुद की कंट्रीज़ की कैसी प्रॉपर्टी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इंडिया के इस रीजन में इसका कल्टिवेशन हो रहा होगा, इंडिया के इस रीजन में इसका कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इन कंडीशंस को हम जनरली सोचते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एक माइंड मैप अगर आप कह सकते हो कि आप दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, थोड़ा सा एक लॉजिकल गेस भी आप करोगे तो भी आप राइट आंसर्स के काफ़ी करीब पहुँचते जाओगे, ठीक है। इट नीड्स अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। उसके अलावा लेबर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी लार्ज नंबर में होती है और केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है वो पूरी दुनिया को बेस्ट क्वालिटी टी जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। फिर एक टॉपिक आता है फूड सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव द एक्सेस टू द सफिशिएंट, सेफ and nutritious food to meet their dietary needs and the food preference for an active and healthy life. So जब सभी लोगों को, राइट, आपकी कंट्री में रहने वाले सारे लोगों को सभी समय जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो वो एक सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को मतलब फुलफिल रीच कर सकें तो कहलाएगा कि आपकी कंट्री में कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। सो बेसिक बात जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर आप करो, सो इट नॉट ओनली रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बट इट ऑल्सो रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग इन दिस एक्टिविटी। तो देखिए आपकी बुकिश NCERT ये कहती है कि फार्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मतलब है वो उन एफर्ट्स से है जो कि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही, जो ग्रोइंग डिमांड है जो कि इंक्रीज़ हो रही है, आप उसको अचीव कर सको, ठीक है। आप उसको अचीव करने के और भी कई तरीके बहुत तरीक़ों से आप कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, क्रॉपिंग एरिया बढ़ा दिया या नंबर ऑफ़ क्रॉप्स बढ़ा दी या इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ दिया, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स दिए। इन सारी चीज़ों की मदद से आप इनकी जो ग्रोथ है, फार्म प्रोडक्शन है, उसको आप अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो द अनदर एक्सपेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, राइट। अब क्या है कि बात ये है कि एग्रीकल्चर हो तो रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन कितना ऑर्गेनाइज्ड और कितना मतलब आप इसको अगर देखने जाओ तो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, फिर अगर ऑर्गेनाइज्ड भी है तो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है,
उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इज़ जस्ट टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, यानी कि आपके देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना फूड जो है वो मिल सके। सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट यही है, एम आपका यही है, ठीक है। और इसको कंपेयर करने के लिए जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से केस स्टडी की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, माना जाता है फार्म इन इंडिया, और फिर आप देखेंगे फार्म इन द यूएसए। तो इंडिया और यूएसए में क्या अंतर आते हैं? अंतर कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे आप अगर बात करें आपके इंडिया की, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है कि किसी एक तो इंडिया का आपको ये बात मालूम है बहुत अच्छे से कि आपका जो तराइन रीजन है, कौन सा, यूपी वगैरह का आपका जो रीजन है, जब हमने बात करी थी इनके नदर्न प्लेन्स की, है ना। तो नदर्न प्लेन्स की जब हमने बात करी थी, हमको ये मालूम है कि नदर्न प्लेन्स का जो रीजन है हमारा, वो बहुत ही अच्छे से जो है काफ़ी अच्छी फर्टिलिटी कैरी करती है वहाँ की सॉइल। तो वहाँ पर जो फूड क्रॉप्स हैं बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ का जो किसान है इंडिया का, उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, बहुत ही लिमिटेड लैंड एरिया है, वो भी कई बार काफ़ी कम होती है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में देकर के बताया गया है केस हिस्ट्री, जिसमें कहा गया है कि 1.5 हेक्टेयर्स है। उसके अलावा जो बात बताई गई है वो ये बताई है कि जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, ठीक है, उस टाइप के सीड्स का वो उपयोग करते हैं, और उसके साथ उनकी जो लैंड है वो फर्टाइल है। तो उनका क्या होता है, साल में 2 क्रॉप्स वो यहाँ पर ग्रो कर पा रहे हैं, जो कि जनरली क्या होती हैं, वीट या राइस, और साथ में पल्सेस होती हैं। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जो भी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसकी मदद से ये ट्रैक्टर्स वगैरह रेंट पे ले लेना, ये इन सारी चीज़ों की मदद से वो क्या कर रहे हैं, अपने एरिया को कह सकते हैं आप कि वहाँ पर जो क्रॉपिंग है उसको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है, फिर ये बताया गया कि देखिए अब क्योंकि यहाँ पे लेबर वगैरह की जब हम बात करेंगे तो इसमें यही बताया, फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहते हैं पूरे तरीके से। उसके साथ साथ क्या होता है कि वो अपने घरों में एनिमल रियरिंग भी कर रहे हैं, तो उनके पास गाय भी हैं, भैंसें भी हैं, तो उसी की मदद से उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत पोल्ट्री फार्मिंग है, वो भी चल रही है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कई बार जो फार्मिंग हो रही है वो इस तरीके से ना हो करके मतलब आप कह सकते हो सिर्फ पूरी की पूरी फार्मिंग से ना हो करके इट इज़ अ कंबाइंड एक्टिविटी, जिसमें कि वो फार्मिंग भी कर रहे हैं, यानी कि फूड क्रॉप भी कर रहे हैं, साथ में एनिमल रियरिंग भी कर रहे हैं, और डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी वो सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब दूसरा क्या होता है, इंडिया के साथ कई प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ रही हैं, जैसे बात करें आप अभी स्टोरेज फैसिलिटी की। अब आप मान लीजिए कि इनके पास अच्छी खासी बिल्कुल बहुत अच्छी फसल हो गई, बहुत अच्छी क्रॉप हो गई। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि उनके पास क्रॉप को कटवाने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद उसको होल्ड करने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो जब कोई जगह नहीं बचेगी तो उनको कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्राइजेस पर भी अपनी क्रॉप्स बेचनी पड़ती हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको लॉस का सामना इस तरीके से करना पड़ जाता है, ठीक है। अब अगर आप यूएसए के कंपैरिजन में देखो तो यूएसए में क्या होता है, एक तो लैंड मास बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो लैंड एरिया है उनके पास बहुत ज़्यादा है, 250 हेक्टेयर समथिंग इस तरीके से वो लेकर के मान लीजिए कि क्रॉप कर रहे हैं, ठीक। वहाँ पे उतने हिस्से में वो क्रॉप की ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर के कॉर्न होता है, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट, इस तरीके की जो एरियाज़ हैं, इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं उनका वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। फिर उनको क्या है कि सॉइल और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि उनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिल सके। जबकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ड्रॉट की नौबत आई, ड्रॉट यानी सूखे की नौबत अगर आ गई, तो उनकी जो पूरी की पूरी फसल है वो बर्बाद हो सकती है। कभी बारिश अच्छी नहीं हुई, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो भी उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सो इस तरीके से जो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। जबकि यूएसए में ऐसा है कि अगर वहाँ पर वो मेक श्योर करते हैं कि उनकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो जितना रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है उसको वो
रीच कर सकें, ठीक है। उसके साथ साथ एडिक्वेट मेजर्स वो लेते रहते हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं इसमें एनसीईआरटी में, कि वहाँ पे क्या होता है, सॉइल सैंपल्स की चेकिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, जिससे उनको ये पता रहे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सफिशेंट हैं या नहीं। और फिर उसके अलावा उसको देखते हुए उनको किस तरीके के फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है। सो इसमें आपको ये बताया गया है कि टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई होती जिसकी मदद से आप सॉइल के मिनरल्स की टेस्टिंग करा रहे हो या सॉइल के न्यूट्रिएंट्स टेस्ट कर रहे हो, अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती तो लोगों को कई जगह पे तो यही पता नहीं चलता कि इस सॉइल में ये जो क्रॉप आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो ये ग्रो होगी भी कि नहीं होगी, राइट। सो समवेयर अब आप इसको अगर कंपेयर करके पढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ा सा जो है डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आता है। और अगर हम इसमें कंपैरेटिवली देखें तो हमें ये मालूम है कि इंडिया को अभी भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। सो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फिर हमारी मेजर क्रॉप्स, देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड अ शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन द फार्म्स इन इंडिया एंड यूएसए। इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे, जो कि है इंडस्ट्रीज़ के बारे में।